और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी अपनी सहयोगी तृप्ति सोनी को, ताकि जो सवाल हैं उनके जवाब हम बेहतरी से ले सकें और प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या नया होने जा रहा है, क्योंकि सरल स्वभाव के लिए तो जाने जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, और आगे क्या क्या करके लोगों के दिलों में वो जगह गहरी करने जा रहे हैं, तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। तृप्ति, ओवर टू यू। शुक्रिया कोमल। और आइए आप भी हम दोनों मिलकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। ये मौका बेहद खास है इसलिए क्योंकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इमर्जिंग छत्तीसगढ़ के तहत लगातार उन तमाम ज़रूरतों पर गौर करता है जो प्रदेश की जनता चाहती है। इसलिए बहुत ही जिम्मेदार और जवाबदारी भरे पद में हैं मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। बहुत स्वागत है आपका। मंत्री जी, स्वास्थ्य पहली प्राथमिकता किसी भी सरकार की होती है, तो ऐसा कहते हैं कि ये कांटों भरी कुर्सी है, आपको लगता है ऐसा? से मैं पहले तो आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने जो कार्यक्रम का शीर्षक रखा है इमर्जिंग छत्तीसगढ़, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ एक उभरता हुआ छत्तीसगढ़ है और विकसित भारत 2047 में ताल से ताल मिलाकर देश के साथ चलने वाला छत्तीसगढ़ है। और आपने पूछा स्वास्थ्य विभाग के बारे में, तो मैंने तो आपको बताया नहीं था, लेकिन केवल मैं ही जानता था। जब मैं पहली बार स्वास्थ्य मंत्री का प्रभार लेकर उसको जानना चाहा तो इतना बड़ा जिम्मेदारी वाला डिपार्टमेंट और जो स्थितियां उस समय थी 1.5 साल पहले आज से, और जिस स्थिति मुझे विभाग मिला, तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, कैसे होगा। फिर मैं पूरे प्रदेश की यात्रा किया, बस्तर से लेकर सरगुजा तक, पूरे छोटे हॉस्पिटल में गया, बड़े हॉस्पिटल में गया, मेडिकल कॉलेज में गया, डॉक्टरों के साथ मीटिंग की, छोटे स्टाफ के साथ किया। पूरे वो करने के बाद एक चीज़ समझ में आया कि सारा चीज़ तो है छत्तीसगढ़ में, यहाँ बिल्डिंग्स हैं, यहाँ स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं। अगर कोई कमी था तो लोगों का सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर भरोसे की कमी था। ये चीज़ मैंने सीखा और मैं उस पर काम करना चालू किया। और ये बताते हुए मुझे खुशी है, क्योंकि मैं किसी और जगह का उदाहरण बताऊंगा तो आपको टाइम लगेगा। मैं कहा रहा कहीं ले लीजिए, 700 बेड है हमारे पास सैंक्शनड, लेकिन वो 700 बेड नहीं भरते थे, और आज हमारे पास 1400 बेड है। हमारी आप लोग दिखाते हैं कि ज़मीन पर मरीज को गद्दा बिछाकर लेटाए हुए हैं, तो ये बताता है कि लोगों को बढ़ता हुआ विश्वास। और ऐसा नहीं कि ज़मीन पर अगर लेटे हैं तो हमने 700 बेड का तत्काल नया सेटअप स्वीकृत किया है, उसका टेंडर लगा दिया है। 700 बेड का एक और हमारा भवन भी बनेगा। ऐसी लेंगे तो बस्तर क्षेत्र का जो चिंता गुफा है, जो नक्सलियों का अड्डे के रूप में जाना जाता था, उनका गढ़ माना जाता था, वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की तो कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन आज उसी चिंता गुफा को बस्तर का, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छा बता रहे हैं, भारत सरकार का जो टीम आता है पूरे देश में जो सर्वे करती है, उसने उसको एनक्यूएस सर्टिफिकेट दिया, मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य गुणवत्ता प्रमाण पत्र, वो हमको मिला है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि ये विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, बहुत जिम्मेदारी वाला विभाग है। और सारे विभागों का काम तो 6-8 घंटे के बाद ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमारा तो नॉन स्टॉप 24 घंटा चलता है। रात को 12 बजे भी चिंता लगा रहता है किसका फ़ोन आएगा। फ़ोन आए तो 90% दिमाग में जाता है कि कोई गंभीर रूप से परेशान या इलाज के लिए कुछ ऐसा वांछित व्यक्ति होगा, तो ऐसा भाव लेकर काम होता है। बिल्कुल, और इसी भाव के साथ काम आगे हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो कमियां रही होंगी पहले वो भी अब जल्द ही खत्म हो जाएंगी। 1.5 साल का कार्यकाल लगभग हो चुका है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, पहले बहुत सी कमियां रही होंगी जिनको दूर किया होगा, और हो सकता है आप कुछ और नया भी करने जा रहे हो। इस कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण कमियां आपने पाई जिनको आपने पहले दूर किया? देखिए, ये स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य का कार्य एक ऐसा है कि ये सैचुरेट कभी नहीं हो सकता, चाहे मैं हूँ या मेरे बाद जो भी आएगा या पहले जो भी रहे हों। लेकिन एक बात जरूर है कि इसमें लगातार सुधार करके आवश्यकताओं के अनुसार, क्या है कि ट्रेंड बदलता जाता है। पहले एक टेबलेट से बीमारी ठीक हो जाता था, 5-7 गाँव के बीच में एक नर्स होती थी, तो उसके टेबलेट से ही लगता था बीमारी दूर हो गया। फिर बाद में और हुआ तो इंजेक्शन लगने से लगता था कि पूरा इलाज हो गया।
और आजकल तो ऑपरेशन भी होता है तो पूरा भरोसा नहीं होता है, वो दोबारा दिखाने जाते हैं कि एक जगह और चेक करा लूँ मैं बाहर जाकर। तो ये स्वास्थ्य जो है लगातार जो है इसका बीमारियों का स्वरूप भी नए नए ट्रेंड में और लोगों की मानसिकता भी वो बढ़ती जा रही है। ये सब होने के बाद अब नया ट्रेंड आ रहा है कि वेलनेस के ऊपर लोग बीमार नहीं भी पड़ेंगे फिर भी हॉस्पिटल जाएंगे, बराबर चेकअप कि मैं अपना ब्लड हर 3 महीने में चेक कराऊं, पूरा बॉडी चेकअप 6 महीने में कराऊं, रूटीन चेकअप्स कराते हैं। जी जी। तो उस दिशा में भी हम बढ़ रहे हैं। देखिए क्या है कि ये नया जमाना है, जमाना बहुत स्पीड से चल रहा है। हम लोग तो अभी कंप्यूटर तक ही पहुंचे हैं, लेकिन जमाना AI का आ गया। तो उसको कदम से कदम मिलाने के लिए हम प्राइमरी स्तर में तो हेल्थ की सुविधाएं को बढ़ाए हैं, लेकिन जो वेलनेस की ओर भी और बड़े टर्सरी सेंटर की ओर भी। मैं बता दूं कि जब हम इस 2023 में हमारी सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, यहाँ 10 मेडिकल कॉलेज थे। हमने 5 मेडिकल कॉलेज इन 1.5 सालों में स्वीकृत किया, और स्वीकृत ही नहीं, उनके टेंडर भी निर्माण के लिए कर चुके हैं। एक फिजियोथेरेपी कॉलेज छत्तीसगढ़ में कुल था अभी तक, हमने 6 एक साथ स्वीकृत किया है इस बार। अब 7 फिजियोथेरेपी कॉलेज हमारे छत्तीसगढ़ में हो जाएंगे, क्योंकि वक्त की जरूरत है। लोगों की एवरेज आयु बढ़ चुकी है। लोग पहले 60-65 साल के एवरेज आयु था, अभी 75-80 साल की है। तो इसलिए उस दिशा में भी जाना पड़ेगा। योग और नेचुरोपैथी, जिस वेलनेस की मैं बात कर रहा हूँ, इसको हमारी पुरानी विधा रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता था। छत्तीसगढ़ में 100 बेड का योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर देश में 3 स्वीकृत हुए हैं। उनमें से 1 माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ दिया, 4 हम अपने रिसोर्सेज से किए। हेल्थ में बड़ा योगदान नर्सों को होता है। केवल 8 नर्सिंग कॉलेज अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य बनने और उससे पहले तक था, और इस साल एक साथ 12 नर्सिंग कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे छत्तीसगढ़ को दिया है। तो अब 20 नर्सिंग कॉलेज हो जाएंगे। तो ये मैं छोटा छोटा बात आपको बता रहा था। और बड़ी बातों में जो हमारे सुपर स्पेशलिटी हैं, केवल DKS में था, और हम बिलासपुर में चालू कर चुके हैं, जगदलपुर में 2-3 महीने में चालू हो जाएगा, और अंबिकापुर में भी स्वीकृत हम सुपर स्पेशलिटी कर दी हैं। तो ये बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो छोटे रूप में जो हैं, अब चूंकि बड़े सेंटर बना दिए तो सबका इलाज तो वहाँ होगा नहीं, तो नीचे में कैसे होगा। तो हमारे जो मितानिन से लेकर हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हम डॉक्टर्स की जो कमी है, मूलभूत रूप से MBBS डॉक्टर जो मेडिकल ऑफिसर हैं, आज मैं आपके चैनल में बैठकर जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जितने भी स्वीकृत पद हैं छत्तीसगढ़ में, किसी भी हॉस्पिटल के, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, उन सब में 100% MBBS डॉक्टर की नियुक्ति हम कर दिए हैं। वो बात अलग है कि कुछ लोग ज्वाइन अभी नहीं किए होंगे, अभी 772 एक हफ्ता पहले हम किए हैं। तो आप कहीं भी ले सकते हैं। और नीचे में हम 2000 सुपर नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ अभी 1-1.5 साल में किए हैं। आने वाले समय में हम रेगुलर 500 MBBS डॉक्टर और 232 मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और स्पेशलिस्ट के साथ 1000 डॉक्टर की भर्ती करने जा रहे हैं। 600 नर्सेज का हम भर्ती निकाल दिए हैं, व्यापम को दे दिए हैं। तो ऐसे लगातार मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइमरी सेंटर से लेकर टर्सरी सेंटर तक हम लगातार कर रहे हैं। और ये वाकई बहुत ही बड़ी ज़रूरत थी। आपसे कई बार सवाल हुए हैं कि आप इमारत तो खड़ी कर देंगे, उनके भीतर डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे, डॉक्टर्स की कमी। और एक सवाल ये भी मूलभूत उठा था कि विशेषज्ञ डॉक्टर्स, क्या यहाँ का पे स्केल ऐसा है इसकी वजह से नहीं आना चाहते? एक ये चुनौती रहती है क्या? बाकी अगर आप MBBS डॉक्टर्स जो लोकल यहाँ के हैं, उनको उनकी ग्रेडिंग के लिए वो गांव में टिकें, इसके लिए कैसे प्रोत्साहित करेंगे आप? देखिए, आपका जो जस्ट इससे पहले का इसी में प्रश्न था कि हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दे रहे हैं पर डॉक्टर्स नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं, हम मंदिर भी बनाएंगे और बना रहे हैं, और पुजारी भी बैठाएंगे ताकि वहाँ भक्त आएँ। क्योंकि डॉक्टर और मरीज का संबंध जैसे भक्त और भगवान का होता है, वैसे ही होता है। जब श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है किसी भी मंदिर में भगवान के ऊपर, तो भक्तों का तांता लगता है। वैसा ही डॉक्टर्स धरती के भगवान माने जाते हैं। तो जब डॉक्टर का विश्वास मरीज के ऊपर बैठता है तो वो बढ़ता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस बात को मैं स्वीकार करने मुझे कोई हिचक नहीं है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जितनी आवश्यकता होना चाहिए उससे बहुत कम है। उसके लिए हम अभी तक जो समझ पाए हैं कि डॉक्टर्स का रहने के लिए जो रेसिडेंस है वो नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती है, उनके परिवार के मनोरंजन की व्यवस्था नहीं है, शॉपिंग की व्यवस्था नहीं है। तो गांव दूर दराज इलाके में रहना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हमने इस बार औद्योगिक नीति में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से जो
सिनेप्लेक्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, जो सीबीएसई कोर्सेस हैं, इन सबको ब्लॉक मुख्यालय और डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय के 10 किलोमीटर के सराउंडिंग में औद्योगिक नीति में ले ली है और लगभग 40 से 55% तक की सब्सिडी उन इन्वेस्टर्स को मिलेगी, ताकि हमारे दूरस्थ अंचल में रहने वाले डॉक्टर हैं, टीचर हैं, अच्छे अधिकारी हैं, उनको भी वो सुविधाएं मिल सकें। उसके साथ साथ जो दूसरा कारण होता है कि प्राइवेट में सैलरीज ज़्यादा होते हैं और प्राइवेट में ज़्यादा होते हैं और सरकारी में हमारे कम होते हैं। तो सरकारी में भी अब जो आयुष्मान का जो पैसा है, वो नियम तो पहले से भी था, लेकिन अब उसको हम रिलीज कर रहे हैं। पिछले सरकार के जैसा वादा करके भूलते नहीं हम, तो उनको पैकेज मिलेगा। और बस्तर और सरगुजा जैसे अंचल में जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, उनमें डॉक्टरों का पिछले सैलरी और मानदेय को हमने 1.5 से 2.5 गुना तक बढ़ाया है। और उसका रिजल्ट ये है कि हमारे पास अभी इन 1.5 सालों में हम लगभग 150 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति भी किए, लगभग 1000 MBBS डॉक्टर भी नियुक्त किए। अब हमें डॉक्टर पूरी तरह से मिलना चालू हो गए हैं और आने वाले समय में जल्द ही हम आने वाले इस कार्यकाल में उम्मीद है कि सैचुरेटेड नहीं भी कर पाए तो आवश्यकता के अनुरूप हमारे पास सभी विशेषज्ञ होंगे। और वाकई में इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों को शिकायतें हो जाती हैं, लेकिन जब बेहतरी की ओर कदम बढ़ाया है तो हर काम किया जाएगा। अच्छा, अब मैं दवाइयों को लेकर मंत्री जी सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि कई बार सुविधाएं दी जाती हैं, बेहतरी की ओर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हर 2-4 दिन में दवाइयों की क्वालिटी को लेकर सवाल उठ जाते हैं कि दवाइयाँ ठीक क्वालिटी की नहीं मिल रही, कहीं कहीं से ऐसी खबरें आती हैं। तो उनके लिए ऐसा क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, आपने ठीक सुना भी है और सवाल भी सही है। थोड़ा सा कि पिछली सरकार की खरीदी दवाई भी शायद खत्म हो गई है अब। पिछले बार मैंने बोला था कि जो दवाइयाँ और रिजेंट हैं और मशीन हैं, हम रियल में 1 आध साल तक खरीदे ही नहीं। कारण ये था कि जहाँ गोडाउन खोलिए पूरा भरा भरा कार्टून पे खरीद कर रखे हैं, नए नए उपकरण रखे हैं। और रिजेंट तो आपने उसकी कहानी सुनी ही होगा कि 15 दिन के अंतराल में 600 करोड़ का रिजेंट खरीद लिए थे, जो टेस्टिंग में जो लगता है लिक्विड, उसको रिजेंट कहते हैं। तो उसको हमने जांच भी कराया, EOW को दिया, उसमें लोग जेल में भी हैं, अधिकारी भी हैं, सप्लायर भी हैं। अब वो सही में ख़त्म हो गया, लेकिन चिंता मत करिए, हमने टेंडर्स भी कर लिए हैं और उसकी जो रिक्रूटमेंट्स हैं, जो प्रिक्रूटमेंट है, जो उसका भंडारण है, वो हम चालू कर दिए हैं। और साथ ही साथ जो दवाइयाँ के बारे में आपने बताया कि कुछ दवाइयाँ क्वालिटी की बातें आ रही थी, कुछ गुणवत्ता विहीन बात आ रही थी, तो उसके लिए हमने कर दिया है कि कोई भी दवाई अब खरीदी होगी तो पहले कागज में रहा होगा, लेकिन फिजिकल में अब उसका रैंडम जो है उस लाट का 3-4 सैंपल हम लेंगे और उसको तत्काल चेक कराकर वो मानक होगा तभी उपयोग में होगा, नहीं तो उनको वापस करेंगे। इसके बावजूद भी अगर वो गड़बड़ी है तो उसकी भी जांच कराएंगे। और हम बता रहे हैं कि इन 1.5 सालों में लगभग 1 दर्जन से ऊपर कंपनियों को हम ब्लैक लिस्टेड भी कर दिए हैं, उनकी पेमेंट भी रोके हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं, क्योंकि ये विष्णुदेव साय जी के सुशासन का सरकार है और छत्तीसगढ़ के लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। और सरकार प्रतिबद्ध है अच्छी दवाइयाँ, गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवा देने के लिए। और ये गारंटी तो वाकई लोगों के लिए बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सरकार प्रोत्साहित करती है कि जेनेरिक दवाएं ज़्यादा इस्तेमाल हो। तो अगर दवाएं अच्छी क्वालिटी की होगी और इस प्रोसीजर से गुजरेंगी तो ज़रूर लोग हिचकेंगे नहीं जेनेरिक दवाई खरीदने में। मंत्री जी, अच्छा, आपने नर्सिंग कॉलेजेस की बात की कि काफ़ी नर्सिंग कॉलेजेस और फिर नर्सिंग स्टाफ की भी नियुक्ति लगातार हो रही है। एक प्रश्न मेरा ये है कि दूसरे प्रदेशों से नर्सेस विदेशों में जाती हैं, हायर की जाती हैं, वहाँ रोज़गार मिलता है उनको। तो हमारे प्रदेश से क्या ऐसी कोई योजना भविष्य में हो सकती है कि यहाँ से जो हमारे यहाँ बस्तर में आदिवासी इलाकों में सेवा भाव का कितना अच्छा सेवा भाव का मन रहता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसे तरीके से तैयार किया जाए कि वो भी रिक्रूट हों बाहर? हमने तो ये भी देखा है कि ब्रिटेन में एक सीमा बना दी गई है कि इतनी नर्सेस हम लेंगे, नहीं तो भाई हिंदुस्तान खाली हो जाएगा नर्सेस से। ऐसी बातें भी चलती हैं। देखिए, आपका ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि देखने वाले बोलेंगे कि आपने पहले प्रश्न हमको बताया है, जवाब हम तैयार करके लाए हैं या हमने आपको प्रश्न दे दिया हो।
आज ही देखिए, इसमें दो बातें हैं। हमारे यहाँ जितने नर्सेस लगभग प्राइवेट और सरकारी करके 135 के आसपास नर्सिंग कॉलेज अब हो गए हैं, और जितने नर्सेस निकलते हैं उतनी हमारे यहाँ डिमांड नहीं होती। और प्रदेश में ऐसा कोई कोना नहीं है कि जहाँ नर्सेस हमको उपलब्ध नहीं हो, पर्याप्त नर्सेस हैं। लेकिन अब इन नर्सेस का हम करें क्या? हर साल हमारी इन कॉलेज में लगभग प्रति वर्ष 10,000 से ऊपर नर्स निकलने की क्षमता है। तो उसके लिए आज ही कैबिनेट में हम लोगों ने, शायद माननीय डिप्टी सीएम साहब प्रेस में लिए होंगे या ज़्यादा बिंदु रहे होंगे तो शायद नहीं ब्रीफ कर पाए होंगे, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश के अलावा जो फॉरेन में जैसे चाइना है, जापान है या अन्य यूरोपियन कंट्रीज है, उसमें इंडियन नर्सेस की बहुत डिमांड है। अब लेकिन हमारे यहाँ से जो पढ़कर नर्स को विदेश भेज दोगे तो उसको भाषा की समस्या, वहाँ किस प्रकार का उनको काम करना है, किस प्रकार की वहाँ डिमांड है, उसकी आवश्यकता किस प्रकार की, उसको समझने के लिए हम लगभग 1 साल के आसपास का, 1.25 साल भी हो सकता है, 9 महीने भी हो सकता है, आईआईटी से जो पेन आईआईटी है, जो आईआईटी देश के किसी भी आईआईटी के साथ टाई अप करके हमारे यहाँ उनके ट्रेनिंग कराएंगे, और ट्रेनिंग कराकर उनका कैंपस सिलेक्शन करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि विदेशी दें, राज्य में भी वो काम करेंगे या फिर हमारे देश के अन्य हिस्से में काम करेंगे या विदेशों में जाएंगे। तो उनको स्किल्ड करने का काम उन नर्सेस को, और ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज को हम आज ही उनके साथ कैबिनेट में लाए हैं, और जल्द ही ये छत्तीसगढ़ में चालू होने जा रहा है। और मुझे लगता है कि इससे हमारे जो हजारों की संख्या में जो हमारी नर्सेस हैं, बहनें हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा और एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ अब मैं बात करना चाहूँगी मनेंद्रगढ़ को लेकर, चूँकि आप वहाँ से विधायक हैं और 1.5 साल का कार्यकाल लगभग हो चुका है। क्या क्या नए काम शुरू किए हैं, विकास के लिए क्या क्या किया जा रहा है? और अरे वाह, आप तो हमारे विधानसभा भी पहुँच गए, लेकिन मैं पूरे काम बताऊंगा नहीं, क्योंकि पहले तो विधायक ही है ना। क्योंकि इस मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से आपके लाखों लोग देख रहे हैं और हमारे पूरे 90 विधायक साथी देखेंगे, और मैं पूरे काम बताऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन बता दूं 2-3 बड़े काम। वैसे तो बहुत मेरे क्षेत्र में मुझे लगता है कि जितने आज तक छत्तीसगढ़ बनने के बाद काम नहीं होंगे, पूरे काम एक तरफ और इस 1.5 साल का काम एक तरफ। यह अतिशयोक्ति नहीं, मैं बता भी देता हूं। हमने अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किया, उसका टेंडर भी लग गया है, जिससे जो लगभग 500 करोड़ से ऊपर की लागत से बनेगा। अभी तो 300 करोड़ का भवन का टेंडर हम किए हैं, और एक बड़ा क्षेत्र का मांग था पूरे संभाग का, और मध्य प्रदेश से लगता था। मेडिकल कॉलेज मनेंद्रगढ़ में हमारा चालू हो रहा है। एक नया 220 बेड का हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्वीकृत किया। 220 बेड का एक अलग से मनेंद्रगढ़ में सिविल हॉस्पिटल हमने स्वीकृत किया। 241 करोड़ का पूरी ट्रेनें, हमारे यहाँ भौगोलिक स्थिति ऐसी है, समुद्र में रहकर खारा पानी पीने जैसा, कोयला हमारे यहाँ है, ट्रेन लाइन हमारे यहाँ से जाती है, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली ट्रेन है वो पूरे बाहर बैकुंठपुर से सीधा मध्य प्रदेश अनूपपुर में जाती है। तो मनेंद्रगढ़ चिरमिरी को छू नहीं पाता था, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 241 करोड़ का रेलवे का प्रोजेक्ट दिया कि पूरी ट्रेनें अब यहाँ से गुजरेंगी, नया पटरी, नया स्टेशन। हमारे यहाँ हार्टिकल्चर कॉलेज की स्वीकृति हुई है, चालू भी हो गया है, भवन का टेंडर लग गए हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज का टेंडर लग चुका है, चालू भी हो गया है। एग्रीकल्चर कॉलेज हमारे विधानसभा में स्वीकृत हुआ। चिरमिरी जो छत्तीसगढ़ का शिमला है, अभी मैन पार्ट को भी हम लोगों ने शिमला कहा, लेकिन वाकई में मैन पार्ट भी है, लेकिन चिरमिरी की जो स्थिति है, आप रात को जाएंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे। वहाँ पीने की बहुत समस्या है पानी का। मैं जब विधायक था उस समय 45 करोड़ का जल आवर्धन योजना कराया था, लेकिन वो नाकाफी है। अभी 182 करोड़ का अमृत मिशन 2 उसमें स्वीकृत हुआ है, और अभी अभी उसका टेंडर होकर एग्रीमेंट हो गया, वो बनना चालू हो जाएगा। साथ ही साथ चिरमिरी मनेंद्रगढ़ को जोड़ने वाला 43 करोड़ का बहुप्रतीक्षित डबल लेन साजा पहाड़ सड़क 17 किलोमीटर का, वो बनना चालू हो गया है। स्वीकृति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और उसके साथ ही साथ जो नदियों का जोड़ने वाला, जो स्वर्गीय भारत रत्न हमारे प्रधानमंत्री पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था, वो पहली बार छत्तीसगढ़ में
सबसे पहले काम होने वाला प्रोजेक्ट है हसदो से केवई को जोड़ने वाला, जिससे 12,500 एकड़ किसानों की सिंचाई होगा। चिरमिरी में कभी पानी की समस्या नहीं होगा, मनेंद्रगढ़ में नहीं होगा। और उसके साथ साथ ये छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख रूप से जो 2 जिले हैं, मनेंद्रगढ़ एमसीबी जिला और कोरबा जिला, पूरे के पूरे जगहों में पानी बराबर हमेशा रहेगा, क्योंकि बहुत बारोमासी नदी है। पावर प्रोजेक्ट को भी फायदा मिलेगा। तो ऐसे बहुत काम हुए हैं, मैं और काम गिना सकता हूँ। ठीक, बिल्कुल। और आपके क्षेत्र की बात है तो जरूर है, जब आप अब विधायक के रोल में आ गए थे थोड़ी देर के लिए मंत्री। मैं तो बेसिक रूप से विधायक रूप से विधायक हैं, लेकिन चूंकि मंत्री के तौर पर एक तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वास्थ्य की, इससे जुड़ा एक और सवाल मैं करना चाहती हूँ। हमने देखा कि मितानी ने जो काम करती हैं वो प्रणाम योग्य है। बीते दिनों एक वीडियो आया कि मितानिन पीठ में लाद कर एक महिला को जिसका प्रसव हो गया था उसको लेकर जा रही थी, क्योंकि पुल नहीं था और एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही थी। फिर भी कई जगहों पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। ऐसे दुर्गम इलाकों में चुनौतियां तो है, क्या कोई रास्ता निकल सकता है? निश्चित रूप से निकल सकता है, नहीं निकल चुका है। सबसे पहले तो मैं भी उन मितानिन बहनों को जितना हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से तारीफ करता हूं कि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी हमारी मितानिन बहनें हैं। अब ये वीडियो मुझे भी देखने को मिला, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले बार मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल चुका था बस्तर क्षेत्र में, बीजापुर और सारे जगहों में। तो वहाँ मितान ने नाव में बैठकर उफनती नाले में जाकर लोगों को दवाई देने का और उनके ब्लड टेस्ट करने का काम किए थे। उसके लिए अब जो नाला पानी में पीठ में लाद कर जा रहे हैं, उसको दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि हर दूरस्थ गांव में प्रधानमंत्री जी ने जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री सड़क योजना 100% स्वीकृत किया है, पुल स्वीकृत किया है। और अब ऐसे दूरस्थ अंचलों का कोई भी, छत्तीसगढ़ का एक गांव भी ऐसा नहीं बचेगा जहां पुल और सड़क की कनेक्टिविटी नहीं होगी। बिल्कुल। और ऐसे में बेहतरी जब होती है तो लोगों की सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो बीमारियां भी खत्म होने लगती हैं। बहुत शुक्रिया मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी।